Welcome friends, welcome to our channel. This is second part of resistivity. We are going to solve some numericals, objectives, and this is from electricity chapter of class 10th science. Obviously science ही होगा. So अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे सब्सटेंस, ऐसे अलॉयज मटेरियल के बारे में जिनका कुछ स्पेसिफिक यूज होता है बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी रिलेटेड टू रेजिस्टिविटी. मतलब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बेसिस पे हम लोग कुछ मटेरियल्स और अलॉयज का यूज करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं उसको कि क्या क्या होता है. सबसे पहले है हमारे पास टंगस्टन. सो बल्ब फिलामेंट में यूज होता है टंगस्टन का. ठीक है, ये क्वेश्चन है कि बल्ब फिलामेंट में कौन सा मेटल यूज होता है, तो एग्जाम में इसको पूछ सकता है. तो बल्ब फिलामेंट में टंगस्टन यूज होता है. तो क्यों यूज होता है? बिकॉज इट हैज हाई रेजिस्टेंस. ठीक है, हाई रेजिस्टेंस होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, देखो जो पहले जो बल्ब आता था 100 वाट का बल्ब अभी भी गांव में मिल जाएगा आपको. ये वहां आपको देखने को मिलेगा, अभी तो देखने को मिलेगा नहीं. अभी तो एलईडी यूज करते हैं सब. लेकिन जो पहले जो बल्ब आता था उसमें एक फिलामेंट रहता था. वो जो फिलामेंट था वो टंगस्टन का बना रहता था. ठीक है, तो टंगस्टन जो फिलामेंट है उसकी क्या जो डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए? तो एक तो हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए. क्यों हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए? देखो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है उतना ही ज़्यादा हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होने के बाद वो रेड हॉट हो जाता है और फिर वो लाइट एमिट करता है. ठीक है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में. तो गर्म होने के बाद वो लाइट एमिट करता है. तो अगर इतना ज़्यादा वो हॉट हो रहा है तो उसको मेल्ट भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होना चाहिए? हाई. तो इसकी दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए फिलामेंट की. एक तो हाई रेजिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट, ताकि वो हाई टेम्परेचर पे ना गले. दूसरा, हाई टेम्परेचर पे अगर मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उसमें कोरोजन हो सकता है, और कोरोजन होगा तो वो उसमें जंग लग जाएगा, वो खराब हो जाएगा. इसीलिए बल्ब में हम लोग क्या करते हैं, कोई इनर्ट गैस जैसे कि नाइट्रोजन, ऑर्गन या फिर हीलियम फिलअप कर देते हैं ताकि उसमें जंग ना लगे. ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन ना हो, अगर टेक्निकल टर्म्स में बोले तो टू प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. नेक्स्ट इज नाइक्रोम. तो नाइक्रोम जो है वो निकेल, क्रोमियम और मैग्नीज का एक अलॉय है. ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी भी वही है, हाई रेजिस्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट, सेम जैसा कि बल्ब फिलामेंट में होता है. ठीक है, सो हाई रेजिस्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट. और एक चीज और है कि इसका जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता. ठीक है, इसका यूज होता है ओवन, टोस्टर और रियोस्टेट. रियोस्टेट एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, सर्किट में यूज होता है ये, और रजिस्टर बनाने में. ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है. देखो दो प्रॉपर्टी तो है, हाई रेजिस्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. साथ ही तीसरा ये होता है कि इसका रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता. ठीक है, बहुत कम चेंज होता है. ठीक, सो इसको हम लोग देखते हैं कि देखो इसका रीजन क्या है. टेम्परेचर के साथ अगर चेंज होगा तो प्रॉब्लम क्या है? ओके, देखो मान लो आप लोग घर में एक ओवन यूज कर रहे हैं. ठीक है, अगर ओवन यूज कर रहे हैं और देखो ओवन बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, ये आप लोग को पता. कोई भी हीटिंग एलिमेंट हो, चाहे वो हम लोग रॉड यूज करें, चाहे हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर यूज करें या टोस्टर यूज करें या ओवन यूज करें, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करता है. ठीक है, अब देखो एक बहुत हाई वोल्टेज इक्विपमेंट है. ठीक, और अगर वो धीरे धीरे गर्म होना चालू हुआ, और गर्म होने के साथ अगर उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगा, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना. अगर देखो रेजिस्टेंस अगर टेम्परेचर के साथ चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगा, और करंट या वोल्टेज चेंज होगा. ठीक है, तो आपके घर में जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने लगेगा, और वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने से, फ्लक्चुएशन का मतलब वोल्टेज बहुत तेजी से ऊपर नीचे होगा, तो ऐसा फ्लक्चुएशन होने से आपके घर के जो दूसरे अप्लायंस है वो खराब हो सकते हैं. ठीक है, इसीलिए इसका जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर से लगभग इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता. और बाकी दोनों चीजें जैसे कि हाई रेजिस्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. केमिकल इनर्टनेस एंड गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मतलब ये डक्टाइल होता है, वी कैन इसका हम लोग वायर बना सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज फ्यूज. फ्यूज इज मेड अप ऑफ टिन लेड अलॉय. ओके, यहाँ पे फोटो में आप देख रहे होंगे ये फ्यूज है. ठीक है,
इट हैज लो रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो फ्यूज का फंक्शन ये होता है कि किसी डिवाइस में अगर करंट एक सर्टन वैल्यू से, एक वैल्यू से अगर ज्यादा फ्लो होना चालू हो जाता है तो फ्यूज जो है उसमें बहुत हीट जनरेट होता है और वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, उसको मेल्ट होना चाहिए, इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होना चाहिए, लो। और इसका रेजिस्टिविटी भी लो होना चाहिए क्योंकि ये सर्किट में यूज होता है, तो रेजिस्टिविटी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये लिखा भी है, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस, current in the circuit becomes more than a particular value, the fuse wire melts and the circuit is opened. Okay, यहां पे एक करेक्शन है, यहां पे वेंट नहीं होगा, दिस इज वैन करंट। ठीक है, जब किसी डिवाइस में करंट एक सर्टेन वैल्यू से बढ़ जाता है तो फ्यूज में भी कुछ ज्यादा हीट जनरेट होगा। ठीक है, करंट बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा और ज्यादा हीट से वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, मेल्ट होने से जो सर्किट है वो ओपन हो जाएगा, ओपन होगा मतलब ब्रेक हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और वो जो अप्लायंस है वो बच जाएगा। नेक्स्ट इज कॉपर एंड एल्यूमिनियम। देखो, दोनों के दोनों इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर हैं, लगभग दोनों का जो कंडक्टिविटी है वो कंपेरेबल है, लगभग एक जैसा है। ठीक है, और रेजिस्टिविटी कम है, वो होता है बहुत। ठीक है, सो देखो, जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का यूज हम लोग करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। हम हमारे घर के आसपास जो बिजली की लाइनें जाती है उसको ओवरहेड केबल्स भी बोलते हैं हम लोग, तो उसके लिए हम लोग एल्यूमिनियम यूज करते हैं। देखो, कॉपर भी यूज कर सकते हैं, बट कॉपर का जो कॉस्ट है वो एल्यूमिनियम से लगभग 6 टाइम्स ज्यादा होता है, और एल्यूमिनियम जो होता है वो चीप भी होता है, और इसका जो वेट है वो कॉपर से 3 टाइम्स कम होता है। इसीलिए हम लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए, मतलब लंबी दूरी तक इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। और घर में तो हमारे जो अप्लायंस है, जो केबल लगा है, वो तो कॉपर का रहता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर एंड ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर is found to be 1.5 ohm. Calculate the resistivity of the wire. ठीक है, सो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रोसेस वही है, पहले गिवन लिखो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला या कुछ हिंट दे दिया जाएगा, बट ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ बाय पॉजिंग द वीडियो। ओके, दिस इज द आंसर। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 0.000469 ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो, यहां पे लेंथ भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है और एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो यहां पे रेजिस्टिविटी भी ओम सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, इसको मैंने कन्वर्ट नहीं किया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर। ठीक है, यहां पे जो लेंथ दिया हुआ है इट इज गिवन इन किलोमीटर, तो उसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे। रेजिस्टिविटी ओम मीटर में दिया हुआ है, और जो आर का वैल्यू है, ठीक है, वायर का जो रेडियस है वो दिया हुआ है मिलीमीटर में। ठीक है, वी विल कन्वर्ट मिलीमीटर इनटू मीटर, यहां से हम लोग एरिया निकालेंगे। ओके, वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है, वायर का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है, इसलिए हम लोग एरिया के फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर लेंगे। ठीक है, दिस इज पाई आर स्क्वायर, यहां से एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पुराना फॉर्मूला लगाएंगे अपना रेजिस्टिविटी का, वहां से कैलकुलेट कर सकते हो। सो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। Okay, this is the value of resistance 5.48 ohm. Okay, two copper wires A and B of length 30 and 10 centimeter. हमारे पास दो कॉपर वायर है, ठीक है, and have radii 2 centimeter and 1 centimeter respectively. Compare the resistance of the two wires which will have less resistance. ठीक है, सो पहले का लेंथ है 30 मीटर, दूसरे का लेंथ है 10, पहले का एरिया है, यहां से हम लोग एरिया के फॉर्मूले से एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, पहले का रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से, दूसरे का रेजिस्टेंस। ओके, यहां पे अपने को ये बोला है कंपेयर द रेजिस्टेंस, अपने को यहां पे एक एक का नहीं निकालना, अपने को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए हम लोग यहां पे एक हिंट देता हूं मैं आपको, यहां पे R1/R2 कर देंगे। ठीक है, तो एक बार खुद से बना के देखो, देखो बनता है कि नहीं बनता। ओके, यहां पे हम लोग डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद यहां फाइनली यहां पे R1/R2 कितना आएगा, 3/4। चूंकि यहां पे डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए R2 जो है वो R1 से क्या होगा, बड़ा होगा। ओके,
और 4 ohm वायर इज डबल्ड ऑन इट। डबल्ड ऑन इट का मतलब जैसे हम लोग कपड़े फोल्ड करते हैं वैसे एक वायर को क्या किया है हमने, फोल्ड कर दिया। ठीक है, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो अगर वायर को हम लोग फोल्ड करेंगे तो उसका जो लेंथ है, लेंथ क्या हो जाएगा हाफ, और एरिया क्या हो जाएगा 2a। जैसे कि हम लोग कपड़े को फोल्ड करते हैं तो उसका लेंथ हाफ हो जाता है और एरिया हो जाता है डबल। ठीक, पहले उसका रेजिस्टेंस इतना था। ओके, यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे अब न्यू रेजिस्टेंस, और यहां से सॉल्व करेंगे तो यहां पे वैल्यू आएगा, नया रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 ओम। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? देखो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने वायर को फोल्ड किया तो उसका लेंथ है, लेंथ क्या हो गया उसका हाफ, मतलब लेंथ कम हो गया। और जब लेंथ कम होता है तो उसके साथ रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा, और एरिया क्या हो गया डबल। देखो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर लेंथ कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, और यहां पे एरिया भी क्या हो रहा है उसका डबल, और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। तो एरिया यहां पे बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। इसीलिए पहले 4 ओम था रेजिस्टेंस, अब देखो कितना हो गया 1 ओम। ओके, फॉर द सेम वायर। अच्छा यहां पे एक चीज और देखो, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जब यहाँ पे हमने R1 अपन R2 यहाँ पे सॉल्व किया है तो देखो यहाँ पे हमने L1 A1 ये तो अलग अलग लिया है, बट यहाँ पे रो का वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे हमने रो का वैल्यू सेम क्यों लिया है, इसका रीजन बताओ कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पे रो का वैल्यू सेम क्यों आएगा। नेक्स्ट, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। रेजिस्टेंस चेंज विथ डायमेंशन, करंट, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। तो थोड़ा सोचो पॉज करके और इसका आंसर दो। ओके, देखो रेजिस्टेंस पहला तो डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके जस्ट अ मिनट। सबसे पहले देखो रेजिस्टेंस जो है वो डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, तो 1 तो आएगा इसमें। ठीक है, सो देखिए ये वाला सी बी और ए, ओके तीन सही हो सकता है। दूसरा, करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, अभी भी इसमें से कोई हम लोग हटा नहीं सकते। थर्ड है टेम्परेचर, यस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे ओके अगेन हम लोग इसमें से नहीं निकाल सकते। लास्ट है नेचर ऑफ मटेरियल। देखो रेजिस्टेंस जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था रेजिस्टिविटी में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, ठीक है दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, 2 पे, 1 है, 3 और 4, तो इसका आंसर होगा बी। बी इज द राइट आंसर। आई हैव 2 वायर्स ऑफ कॉपर। मेरे पास दो वायर्स हैं, एक कॉपर का है और एक सिल्वर का है, और दोनों का डायमेंशन सेम है और सेम टेम्परेचर पे है। ठीक है, बट सिल्वर हैज लेस रेजिस्टेंस देन कॉपर, वाई, लेकिन सिल्वर का जो रेजिस्टेंस है वो कॉपर से कम है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दो, इसका आंसर क्या होगा। थर्ड, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर एंड पोटेंशियल। सो पॉज द वीडियो एंड थोड़ा सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, सबसे पहले डायमेंशन तो नहीं होगा क्योंकि हमने रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन अगर आपको पता हो तो जो क्यूब का जो डायमेंशन है वो फिक्स है, तो 1 तो आएगा नहीं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे, ओके सॉरी, बी ऑप्शन यहाँ पे हटा दो, बी ऑप्शन तो नहीं आएगा। दूसरा, नेचर ऑफ मटेरियल पे, यस नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है ये। ओके, तीसरा टेम्परेचर, तो यस टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी चेंज होता है तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। एंड फोर्थ इज पोटेंशियल, नो पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, तो आंसर इसका होगा सी इज द राइट आंसर, 2 and 3। दिस इज अ स्टेटमेंट एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट दिया है अलॉय सच एज नाइक्रोम यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट, तो स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, सो स्टेटमेंट अगर सही है तो यहां पे जो डी है, डी को क्रॉस कर दो। ठीक, रीजन क्या दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है अलॉय हैज हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अलॉय का रेजिस्टिविटी हाई होता है, ये तो सही है, एंड लो मेल्टिंग पॉइंट ये गलत है। अलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक, वो
हाई होता है। तो यहां पे ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है, तो सी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, रीजन जो है वो कंप्लीटली ट्रू नहीं है। रेजिस्टिविटी तो ठीक है, बट मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ओके, सो सी इज द राइट आंसर। अगेन, एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइंस, ये हमने अभी पढ़ा है, दिस इज ट्रू। एल्यूमिनियम हैज मोर रेजिस्टेंस बट इट इज चीपर देन कॉपर, तो ये तो फॉल्स है। देखो, एल्यूमिनियम और कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो लगभग सेम होता है। ठीक है, तो रीजन यहां पे गलत है, तो इसका आंसर होगा स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट द स्टेटमेंट आर इज फॉल्स। तो आंसर इज, आवर आंसर विल बी सी। लास्ट क्वेश्चन, अ फ्यूज वायर शुड हैव लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहां पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टिविटी है। ठीक है, तो एक फ्यूज वायर है, उसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, अभी तुमने पढ़ा है तो रिकॉल करो। ठीक, तो इसका आंसर होगा लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। बी इज द राइट आंसर। Okay, thank you for watching this video. If you like the content, do subscribe and share among your friends. Thank you.